द मनी क्यू यानी मनी आई क्यू में खुशामदीद, जहां हम आपके पैसे से मुतालिक आई क्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम पाकिस्तान की एक कोरियर कंपनी ब्लू एक्स लिमिटेड की कहानी में गहराई तक उतर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इसे GEMBLUX के नाम से जाना जाता है और इसकी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छुपी हुई है। जी, हमारे पास इस कंपनी के पिछले कुछ सालों के मालियाती नताइज और कॉर्पोरेट प्रोफाइल मौजूद हैं। उनकी बुनियाद पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने मुश्किल वक्त में क्या हिकमत अमली अपनाई और अब आगे क्या करने जा रही है। और वो पहेली ये है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है कि ज़राए के मुताबिक पिछले 2 सालों तक कंपनी की सेल्स यानी फरोख्त कम होती गई, लेकिन उनका मुनाफा बढ़ता गया। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प केस है। ये तो ऐसा है जैसे कोई दुकानदार कम सामान बेचे लेकिन पहले से ज्यादा पैसे घर लेकर जाए। ये जादू हुआ कैसे? आइए पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और इसके मालिक कौन है। ब्लू एक्स को 2005 में कायम किया गया था। ये बुनियादी तौर पर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो मुल्क के अंदर और बैनुल अक़वामी सतह पर कोरियर और कार्गो की खदमात फराहम करती है। आसान अल्फाज में पार्सल और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बिल्कुल। जहां तक मुल्कियत का ताल्लुक है तो जून 2025 के आदादोशुमार के मुताबिक इसका बड़ा हिस्सा तकरीबन 65% कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके खानदान के पास है। अच्छा। बाकी हिस्सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जिसे आम लोग और कुछ मालियाती इदारे खरीदो फरोख्त करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा इस मुअम्मे पर आते हैं। साल 2024 और 2025 2 साल मुसलसल कंपनी की कुल आमदनी गिरी लेकिन खालिस मुनाफा ऊपर गया। ये तो कारोबार के उसूलों के मतलब बिल्कुल खिलाफ लगता है। 2024 में ऐसा क्या हुआ था? देखें, 2024 में उनकी कुल आमदनी में तकरीबन 14% की कमी आई, जो 1166 मिलियन रुपए रह गई। 14%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनका बुनियादी कारोबार था, यानी मुल्क के अंदर जो कुरियर सर्विसेज हैं उससे आमदनी काफी कम हो गई। ये उनकी कुल सेल्स का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो फिर मुनाफा कैसे बढ़ा? अगर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज ही कम बिक रही हो तो मुनाफा कैसे बढ़ सकता है? ये वो मकाम है जहां उन्होंने अपनी पूरी गेम बदल दी। उन्होंने देखा कि मुल्की कुरियर सर्विसेज में मुकाबला बहुत है और मुनाफा कम हो रहा है, तो उन्होंने अपनी तवज्जो बैनुल-अक़वामी फ्रेट यानी बैनुल-अक़वामी कार्गो पर मरकूज कर दी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी दुकान में ज्यादा मुनाफा बख्श चीजें बेचना शुरू कर दी। बिल्कुल, ये एक ज्यादा मुनाफा बख्श काम था। इस एक तब्दीली की वजह से उनका मजमूई मुनाफा तकरीबन 6% बढ़ गया। वाह! इसको ऐसे समझें कि पहले वो 100 रुपए की सर्विस बेचकर तकरीबन 18 रुपए बचा रहे थे, लेकिन इस नई हिकमत अमली के बाद वो 100 रुपए की सर्विस बेचकर 22 रुपए बचाने लगे। तो उनका मार्जिन बढ़ गया। जी, इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 17.94% से बढ़कर 22.05% हो गया। उन्होंने कम चीजें बेची लेकिन हर चीज पर ज्यादा कमाया। ये हिकमत अमली तो समझ में आती है, लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने अखराजात भी कम किए। खास तौर पर मार्केटिंग के अखराजात में 13% से ज्यादा की कमी की। ये बात थोड़ी अजीब है। हाँ, ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। आमतौर पर जब सेल्स गिर रही हों तो कंपनियां मार्केटिंग पर मजीद पैसा लगाती हैं, कम नहीं करती। सही। इससे लगता है कि ब्लू एक्स ने फैसला किया कि आम आवाम तक पहुंचने और छोटे छोटे पार्सल्स के पीछे भागने के बजाय अपने बड़े बैनुल-अक़वामी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर बराह रास्त तवज्जो देना ज्यादा फायदेमंद है। तो एक तरह का रिस्क लिया उन्होंने। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क था, क्योंकि वो अपने रिवायती कस्टमर बेस को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये रिस्क उनके लिए काम कर गए। ठीक है, लेकिन इस दौर में एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। शरह सूद आसमान से बातें कर रही थी। उसका इनकी लागत पर क्या असर पड़ा? आपने बिल्कुल सही जगह पर हाथ रखा है। इस वक्त शरह सूद में इजाफे की वजह से उनके कर्जों पर सूद की लागत यानी मालियाती लागत तकरीबन 1.5 गुना बढ़ गई। ये 145% का इजाफा था। 1 मिनट, 145%? ये तो किसी भी कंपनी को दिवालिया करने के लिए काफी है। इसके बावजूद वो मुनाफे में कैसे रहे? यही तो उनकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट का कमाल है। उन्होंने अपनी बुनियादी सर्विसेज पर इतने ज्यादा पैसे बचाए और ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार पर तवज्जो दी कि वो इस बड़े मालियाती झटके को बर्दाश्त कर गए। कमाल है।
ان تمام چیلنجز کے باوجود سال کے آخر میں ان کا خالص منافع 75.74 ملین روپے رہا، جو پچھلے سال سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور ان کی فی شیئر آمدنی 2.75 روپے سے بڑھ کر 2.76 روپے ہو گئی۔ زبردست۔ تو انہوں نے 2024 میں کامیاب فارمولا ڈھونڈ لیا۔ کیا انہوں نے 2025 میں صرف ریپیٹ کا بٹن دبایا یا کوئی نئے چیلنجز سامنے آئے؟ 2025 میں چیلنجز اور بھی بڑے ہو گئے۔ ملک میں شدید سیلاب آئے، سڑکیں بند ہوئیں اور ایندھن کی قیمتیں بھی بڑھ گئی۔ اوہ، تو لاجسٹکس کے لیے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ جی بالکل۔ ان سب چیزوں نے ان کے ملکی کوریئر کے کاروبار کو براہ راست اور بری طرح متاثر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کل آمدنی میں مزید تقریباً 2% کی کمی ہوئی۔ تو پھر تو انہوں نے بین الاقوامی فریٹ پر اور بھی زیادہ انحصار کیا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے اسی حکمت عملی کو اور بھی مضبوطی سے اپنایا۔ بین الاقوامی فریٹ اور کمیشن سے ہونے والی آمدنی بڑھ کر ان کی کل فروخت کا تقریباً 42.5% بن گئی، جبکہ پچھلے سال یہ 36% تھی۔ مطلب مشکل حالات میں اپنے زیادہ منافع بخش کاروبار کو اور بھی بڑھایا۔ جی، اور اس کا ان کے مجموعی منافع پر بہت اچھا اثر پڑا۔ ان کا گراس پروفٹ مارجن 22% سے بڑھ کر تقریباً 27% کی بہترین سطح پر پہنچ گیا۔ 27%؟ جی، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، اگرچہ اس سال سیلز پروموشن کی وجہ سے انتظامی اور مارکیٹنگ کے خرچات میں تھوڑا اضافہ ہوا، لیکن ان کا آپریٹنگ پروفٹ پھر بھی تقریباً 15% بڑھ گیا۔ اور ختمی نتیجہ یعنی خالص منافع؟ سال کے آخر میں خالص منافع 18% سے زیادہ کے اضافے کے ساتھ تقریباً 90 ملین روپے تک پہنچ گیا، اور فی شیئر آمدنی 3.28 روپے ہو گئی۔ تو دوسرے سال بھی کم فروخت کے باوجود انہوں نے زیادہ منافع کما کر دکھایا۔ یہ تو کمال کی کہانی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ حکمت عملی ہمیشہ تو نہیں چل سکتی۔ آخرکار آپ کو سیلز بھی بڑھانی پڑتی ہیں۔ کیا تازہ ترین اعداد و شمار میں ہمیں کوئی ایسی تبدیلی نظر آتی ہے؟ کیا کمپنی واپس ترقی کی راہ پر آ گئی ہے؟ یہاں کہانی میں ایک نیا اور بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ مالی سال 26 کی پہلی سہمائی یعنی تازہ ترین نتائج میں پچھلے 2 سالوں کے برعکس کل آمدنی میں 25% کا زبردست اضافہ ہوا۔ واہ، 25%! یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور کیا یہ اضافہ بین الاقوامی فریٹ کی وجہ سے ہے یا؟ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ اس بار ترقی کا سب سے بڑا محرک بین الاقوامی فریٹ نہیں بلکہ ان کا وہی روایتی بنیادی کاروبار تھا، ملکی کوریئر سروسز۔ اچھا، تو ان کا کور بزنس واپس ٹریک پر آ رہا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے اور سیلاب کے اثرات کم ہونے کے بعد ان کا یہ شعبہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن کیا اس میں بھی کوئی پیچیدگی ہے؟ کیونکہ اتنی تیزی سے واپسی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ بالکل، اس میں ایک پیچیدگی ہے۔ آمدنی تو بڑھی، لیکن اس آمدنی کو حاصل کرنے کی لاگت اور بھی زیادہ تیزی سے بڑھی۔ فروخت کی لاگت میں 28.5% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیلاب کے بعد بھی کئی جگہوں پر متبادل اور لمبے راستے اختیار کرنے پڑ رہے تھے۔ اچھا، یعنی جو پارسل پہلے 1 دن میں پہنچتا تھا اب اسے لمبے راستے سے گھوم کر 2 یا 3 دن لگ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے ایندھن کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، اور یہ صرف لاگت کا مسئلہ نہیں، یہ ساکھ کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک کوریئر کمپنی کے لیے وقت پر ڈیلیوری ہی سب کچھ ہے۔ اس اضافی لاگت کی وجہ سے ان کا گراس پروفٹ مارجن پچھلے سال کے 27% سے تھوڑا سا کم ہو گیا۔ لیکن حتمی نتیجہ کیا رہا؟ کیا اس اضافی لاگت نے خالص منافع کو کھا لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آمدنی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا تھا کہ اس نے بڑھی ہوئی لاگت کو پورا کر لیا۔ اخراجات میں اضافے کے باوجود خالص منافع میں 30% سے زیادہ کا شاندار اضافہ ہوا، اور یہ 15.3 ملین روپے ہو گیا۔ زبردست! جی، اور فی شیئر آمدنی بھی پچھلے سال کی اسی سہماہی کے 0.43 روپے کے مقابلے میں 0.56 روپے ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی کی بنیادی منافع بخش صلاحیت اب بھی بہت مضبوط ہے۔ یہ تو بہت مضبوط تصویر ہے۔ ماضی کی حکمت عملی بھی کامیاب رہی اور اب حال بھی اچھا لگ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بلو ایکس کے لیے مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ ان کے منصوبے کیا ہیں؟ ایک بہت بڑی پیش رفت یہ ہے کہ کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جیم بورڈ سے مین بورڈ میں منتقل ہونے کے عمل میں ہے۔ ایک منٹ، عام لوگوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
जेम बोर्ड से मेन बोर्ड में मुंतकिली, ये कितना अहम है? ये बहुत अहम है। जेम बोर्ड छोटी और नई कंपनियों के लिए होता है। मेन बोर्ड में मुंतकिल होने का मतलब है कि कंपनी अब बड़ी और ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। तो इससे कंपनी की साख बढ़ती है? बहुत ज्यादा। और बड़े सरमायाकार जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां इसमें सरमायाकारी करने के काबिल हो जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटी मकामी दुकान अब एक बड़े चमकते हुए शॉपिंग मॉल का हिस्सा बन रही हो। बहुत अच्छी मिसाल है। और उन्होंने हाल ही में जो शेयर्स का अवामी इजरा किया, उससे हासिल होने वाली रकम का क्या होगा? वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? वो रकम बराह रास्त कंपनी की तरक्की की हिकमत अमली में इस्तेमाल होगी, खास तौर पर बैनुल-अक़वामी फ्रेट के शोबे को मजीद वुसअत देने के लिए। वो इस शोबे में मजीद सरमायाकारी करके इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं। और इस तौसी के लिए क्या उनके पास कोई बैनुल-अक़वामी शराकत दारियां भी हैं? जी, और ये उनकी हिकमत अमली का एक बहुत अहम हिस्सा है। उन्होंने यूरोप, मशरक़ बईद और शुमाली अमेरिका को तरक्की के लिए किलीदी इलाके करार दिया है। इस सिलसिले में दुबई में अरामेक्स के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बहुत अहम है। ये अरामेक्स के साथ शराकत दारी कितनी अहम है? क्या ये उन्हें अपने हरीफों पर कोई खास बढ़तरी देती है? ये बहुत ही ज्यादा अहम है। अरामेक्स मशरिक़ वुस्ता और आलमी सतह पर लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है। इस शराकत दारी का मतलब है कि ब्लू एक्स को फौरी तौर पर एक बने बनाए आलमी नेटवर्क तक रसाई मिल जाती है। मतलब उन्हें हर मुल्क में खुद सेटअप नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, वो अरामेक्स के नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन्हें रफ्तार और पहुंच में एक बहुत बड़ी बरतरी देता है जो खुद बनाने में सालों लग जाते हैं। ये तो बैनुल-अक़वामी सतह की बात हो गई। मकामी सतह पर क्या हो रहा है? मकामी तौर पर फ्लाई जिन्ना एयरलाइन के साथ उनका इत्तेहाद बहुत अहम है। इससे उन्हें अपने कार्गो को मुल्क के अंदर तेजी से और कम लागत पर मुंतकिल करने में मदद मिलती है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बैनुल-अक़वामी और मकामी दोनों सतहों पर कंपनी को मुसाबिकती बरतरी हासिल करने में मदद देती हैं। तो खुलासा ये है कि ब्लू एक्स एक ऐसी कंपनी है जिसने एक मुश्किल दौर में, जब उनका बुनियादी कारोबार मुतासिर हो रहा था, हिम्मत हारने के बजाय अपनी हिकमत अमली को बड़ी जहानत से ज्यादा मुनाफा बख्श सर्विसेज की तरफ मोड़ दिया। जी, ये एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक ऐसी कश्ती की तरह है जिसने तूफान आने पर अपना रुख एक महफूज और ज्यादा मुनाफा बख्श बंदरगाह की तरफ मोड़ लिया। बिल्कुल, और अब जब तूफान थम गया है तो वो अपनी पुरानी बंदरगाह यानी मुल्की कोरियर की तरफ भी वापस आ रहे हैं और नई बंदरगाह यानी बैनुल-अक़वामी फ्रेट पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। तो अब वो दोनों महाजों पर खेलने के लिए तैयार हैं। जी, ये बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने की एक बेहतरीन मिसाल है। अब नई फंडिंग और क्लीरी शराकत दारियों की बदौलत वो दोनों महाजों पर मजीद तौसी के लिए तैयार है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़े जाते हैं। कंपनी की कामयाबी का इन्हिसार एक मुश्किल दौर में मुल्की कोरियर सर्विसेज से बैनुल-अक़वामी फ्रेट की तरफ मुंतकिल होने पर था। अब जबकि मुल्की सर्विसेज दोबारा तरक्की कर रही हैं, तो मुनाफा और तरक्की को बरकरार रखने के लिए अपने कारोबार के इन दो बड़े और बाज़-औक़ात मुसाबकती हिस्सों में तवाज़ुन कायम करने में उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या एक पर ज़्यादा तवज्जो देने से दूसरा मुतासिर होगा? यही देखने वाली बात होगी। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.